साल था 1934, जब 35 साल का एक हट्टा-कट्टा नौजवान अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए लंदन पहुंचता है। वह सपना पैसा कमाना या फिर शान शौकत हासिल करने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसका सपना था बदला, जिसे उसने सोते जागते उठते बैठते हर पल देखा था। अब उसे तलाश थी तो सिर्फ एक मौके की, जिसका इंतजार उसने 21 साल तक किया था और आखिरकार उसे वह मौका मिल ही गया। और अब उसका शिकार कुछ कदम की दूरी पर ही था। उसने अपने शिकार के दिल पर 2 गोली मारी और उसका शिकार वहीं पर ढेर हो गया। तो दोस्तों, आखिरकार यह नौजवान कौन था और किस बात का बदला लेने के लिए इसने भारत से लेकर लंदन तक का सफर तय किया था? तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1919 में, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को कंट्रोल में लाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति पर शक होता है कि वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर मुकदमा चलाकर उसे सजा भी सुनाई जा सकती थी। भारतीयों ने इस कानून का जमकर विरोध किया और यहाँ तक कि इस कानून को भारतीयों ने काला कानून का दर्जा दे दिया। गांधी जी ने देश की जनता से इस कानून के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए कहा। इस कानून के विरोध में अमृतसर में एक दिन बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर खिचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की जनता वैशाखी मेले के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में इकट्ठा होती है, जिसकी जानकारी मिलती है ब्रिगेडियर जनरल डायर को। वे अपनी फौज के साथ जलियांवाला बाग पहुंचते हैं और वहां से बाहर निकलने वाले एकमात्र रास्ते को पूरी तरह से घेर लेते हैं और फौज को गोली चलाने का आदेश देते हैं, जिसके बाद अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। इस नरसंहार में 1000 से भी ज्यादा स्त्री, पुरुष और बुजुर्ग मारे जाते हैं। 1200 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। जान बचाने के लिए सैकड़ों महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने वहां पर बने हुए कुएं में छलांग लगा दी, जिस कारण उनकी मौत हो जाती है। जनरल डायर ने इस बर्बर गोली हत्याकांड को उस समय के पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर के कहने पर अंजाम दिया था। इस घटना ने जहां पर पूरे देश को हिला दिया था, वहीं पंजाब में रहने वाले 20 साल के एक लड़के ने जनरल डायर और जनरल माइकल से बदला लेने की कसम खा ली थी। इसके बाद वह देश के फ्रीडम मूवमेंट में कूद पड़ा। इस लड़के का नाम था उधम सिंह। तो उन्होंने सबसे पहले गदर पार्टी ज्वाइन की, जो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। इसके अलावा ये संगठन देश के युवाओं में देश प्रेम की भावनाओं को बढ़ावा दे रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इन संगठनों को पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए इनसे जुड़े लोग देश विदेश में जाकर पैसा जुटाने का काम करते थे। इसके लिए वह अंग्रेजों के खजाने को भी अपना निशाना बनाते थे। उधम सिंह भी यही करते थे, जिस कारण वे अंग्रेजों की नजर में आ गए थे। और इन सभी के बीच में वे साल 1920 में अफ्रीका पहुंचे और इसके बाद साल 1921 में नैरोबी के रास्ते अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन वीजा न मिलने के कारण ऐसा नहीं हो पाया और उन्हें वापस से भारत लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार उन्हें 1924 में अमेरिका पहुंचने में कामयाबी हासिल हो गई। इसके बाद वे अमेरिका पहुंचकर गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए और उनसे अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगे। इसके बाद उन्होंने फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस जैसे कई देशों की यात्रा की और वहां पर क्रांतिकारियों को अपने साथ जोड़ लिया। अब साल 1927 में वे वापस भारत लौटे और भारत लौटकर उन्होंने भगत सिंह से मुलाकात की और इसके कुछ ही महीने बाद वे हथियारों और क्रांतिकारियों की बुक के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इसके बाद उन्हें 5 साल की सजा हो गई और इसी दौरान 1927 में जनरल डायर की मौत ब्रेन हेमरेज से हो जाती है और इसके बाद उधम सिंह की निगाह माइकल प्रिंस ओ डायर पर थी। साल 1931 में उधम सिंह जेल से रिहा हुए और इसके बाद भी पुलिस की कड़ी निगाहें उन पर थी और उन्हें हर दिन हाजिरी देने के लिए थाने बुलाया जाता था। इसी वजह से वे अमृतसर पहुंच गए और अपना नाम बदलकर मोहम्मद सिंह आजाद रख दिया। साल 1933 में वे पुलिस को झांसा देकर कश्मीर पहुंच जाते हैं और वहीं पर उन्हें खबर मिलती है कि जनरल डायर लंदन में है। उधम सिंह ने लंदन जाने के लिए पूरा प्लान बना लिया और वह लंदन पहुंच गए और वहां पर उन्होंने एक रूम किराए पर लिया, एक कार खरीदी
और इसके साथ ही अपना मिशन पूरा करने के लिए उन्होंने 6 गोलियों वाली एक बंदूक भी खरीदी। वहां जाकर उन्हें अपना मिशन पूरा करने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार 6 साल बाद उन्हें अपना बदला लेने का मौका मिल ही गया। उधम सिंह को पता चला कि 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन रॉयल सेंटर एशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां पर जनरल माइकल भी होंगे। 13 मार्च 1940 को जब लंदन जागा तो चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई थी। उधम सिंह ने अपनी अलमारी से स्लेटी रंग का एक सूट निकाला और उन्होंने अपनी कोट की ऊपरी जेब से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला, जिस पर लिखा हुआ था मोहम्मद सिंह आजाद। उन्होंने 8 गोलियों को निकालकर अपनी पतलून की जेब में डाल दी और अपनी रिवॉल्वर को उन्होंने एक मोटी किताब में छुपा ली। किताब के पन्नों को इस तरह से उन्होंने कट किया था कि रिवॉल्वर को आसानी से उसमें छुपाया जा सके और इसके बाद वे निकल गए लंदन के कैक्सटन हॉल। शायद ये दिन उधम सिंह का ही था। वहां पहुंचने के बाद उनकी किसी ने भी तलाशी नहीं ली। हॉल का दरवाजा खुलते ही वे अंदर जाकर बैठ गए। वहां पर जनरल माइकल उनसे कुछ ही दूरी पर बैठा था। उधम सिंह एक इंच आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, लोग अपना अपना सामान उठाने में लगे हुए थे। उधम सिंह अपना हाथ बढ़ाते हुए जनरल की तरफ बढ़े। उन्हें लगा कि वे उनसे हाथ मिलाने आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक उन्होंने उनके हाथ में रिवॉल्वर देखी, तब तक उधम सिंह उनके बहुत ही नजदीक आ चुके थे। उधम सिंह ने बिना वक्त गवाए उन पर फायर कर दिया और गोली सीधे डायर के दिल में जा लगी और वे वहीं पर नीचे गिर पड़े। वहां पर मौजूद 2 पुलिस अफसरों ने दौड़कर उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास रखे एक छोटे से बॉक्स में 17 कारतूस और एक चाकू मिला। आधे घंटे में करीब 150 पुलिस वालों ने कैक्सटन हॉल को घेर लिया और वहीं पर उधम सिंह से सवाल जवाब होने लगे, जिसके बाद उन्हें पकड़कर बैक्सटन जेल की कोठरी नंबर 1010 में रखा गया। जेल में उधम सिंह को बहुत ही टॉर्चर किया गया। वह वहां पर कई बार भूख हड़ताल पर भी बैठ गए थे। भूख हड़ताल के चलते उन्हें 42 बार जबरदस्ती खाना भी खिलाया गया था। और इसके बाद उधम सिंह को जब कोर्ट में ले जाया गया और उनसे जज ने पूछा कि तुम्हें फांसी की सजा क्यों ना दी जाए, तब उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से जवाब दिया कि मुझे मौत की सजा की कोई परवाह नहीं है, कि मैं एक पर्पस के लिए मर रहा हूँ। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुझे जनरल से शिकायत थी। वह असली अपराधी था। वह मेरे लोगों के हौसले को कुचलना चाहता था, इसीलिए मैंने उसी को कुचल डाला। इसके बाद उन्होंने कहा, मैंने बदला लेने के लिए पूरे 21 साल तक इंतजार किया है। मैं खुश हूँ कि मैंने अपना काम पूरा किया। मुझे मौत से डर नहीं लगता और आज मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। 31 जुलाई 1940 की तारीख को उन्हें पैंटीन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। उन्हें वहीं पर दफना दिया गया, लेकिन उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। उनकी इस कुर्बानी को देश कैसे भूल सकता था। देश की आज़ादी के बाद 19 जुलाई 1974 को उनकी बॉडी को उनकी कब्र से बाहर निकाला गया और उनकी बॉडी को एयर इंडिया फ्लाइट में भारत लाया गया। और जब उधम सिंह के पार्थिव शरीर को लिए हुए फ्लाइट ने भारतीय जमीन को छुआ तो वहां पर मौजूद लोगों की आवाज़ विमान के इंजन की आवाज़ पर भी भारी पड़ गई थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत ज्ञानी जैल सिंह और शंकर दयाल शर्मा ने किया था। उनके शव को कपूरथला हाउस में ले जाया गया, जहां पर उनके स्वागत के लिए इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। इसके बाद पंजाब के बड़े बड़े शहरों में उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और अपने बहादुर बेटों को नमन कर रहे थे। और इसके बाद उनके शव को सुनाम लाया गया, जहां उस समय पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने उनकी चिता को आग दी और उनकी अस्थियों को इकट्ठा किया गया और उनको 7 कलशों में रखा गया। उनमें से एक को हरिद्वार, दूसरे को कीरतपुर साहिब गुरुद्वारा और तीसरे कलश को रौजा शरीफ भेजा गया। आखिरी कलश को 1919 में हुए नरसंहार के स्थल जलियांवाला बाग ले जाया गया। अलग अलग धर्म स्थलों पर उनकी अस्थियों को इसलिए भेजा गया क्योंकि वे हमेशा से इस सभी धर्म को एकजुट करने पर यकीन करते थे। यही कारण था कि उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह रख लिया था। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बहादुर शख्स का बचपन अनाथालय में बीता था। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। साल 1901 में उधम सिंह की माता की मृत्यु हो गई और साल 1907 में उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में रहना पड़ा। बचपन में उनका नाम शेर सिंह था। वही शेर सिंह को लोग उधम सिंह के नाम से पुकारने लगे। इसके बाद साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अनाथालय को छोड़ दिया।
उधम सिंह शहीद भगत सिंह से उम्र में बड़े होने के बाद भी उन्हें अपना गुरु मानते थे और हमेशा उनकी तस्वीर अपने पास रखते थे। जब उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी तब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें भी उसी तारीख को फांसी दी जाए जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई थी, लेकिन उनकी इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह उधम सिंह भारत की आज़ादी की लड़ाई में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।